जय हिंद, नमस्कार। अभय रिसर्च क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं अभय कुमार आप सबको जो 12th क्लास का बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है उसके जो पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पुष्प आवित बीजियों का एक आकर्षक अंग। जो पुष्प आवित बीजियों का एक आकर्षक रंग है, ये हमारा पहला टॉपिक है। और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं उसको हम लोग लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग अपना जो भी स्कोर है चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि पुंकेसर पुंकेसर कितने भाग होते हैं। देखते हैं पहले पुंकेसर क्या होता है ना। पुंकेसर कहाँ से आता है? तो जो पुष्प होता है, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प कितने भाग होते हैं? 4। पहला होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दलपुंज, और तीसरा होता है पुंकेसर, और तीसरा होता है स्त्री केसर, चौथा स्त्री केसर। और यही पुंकेसर यहाँ पर है। पूछा क्वेश्चन में कि पुंकेसर कितने भाग होते हैं, तो पुंकेसर के आंसर होता है हमारा 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। कौन कौन हो जाएगा? एक होता है पराग कोश, और दूसरा होता है तंतु। और तंतु को और जो पराग कोश को जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं योजी। योजी ये दोनों के बीच का भाग है ना। एक्चुअली में आंसर कितना होगा? बी आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। अभी हम लोग पूछिए कि पुष्प के जो नर जनन अंग है उसको क्या कहेंगे। देखिए जो जयांग है, ऑप्शन दिया जयांग, पुमंग, कुरोला या कोई नहीं। देखिए जयांग को कहा जाता है स्त्री केसर। ये किस भाग में आता है? स्त्री केसर में। और जो पुमंग है इसी को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर। और यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। पुष्प के ये क्या है? नर जनन अंग है। जो कुरोला है इसको दलपुंज कहते हैं। ये क्या है? पंखुड़ी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी पुमंग। सही आंसर क्या होगा? बी पुमंग इज राइट आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो पुष्प के मादा जनन अंग है उसको क्या होता है। पीछे हम लोग चर्चा किए कि मादा जनन अंग जो होता है वो क्या होता है? जयांग होता है। क्या होता है? जयांग। और जयांग के ही भाग होता है, एक नाम है अंडाशय, दूसरा का नाम है वर्तिका, और तीसरा होता है वर्तिकाग्र। देखिए जो अंड कोशिकाएं कहाँ बनती है? अंडाशय बनती है। जो वर्तिका होती है इन दोनों को क्या होती है? आपस में जोड़ती है। और जो वर्तिकाग्र होता है यह एक चिपचिपा द्रव साबित करता है जो पराग कणों को अपने में चिपका लेता है और जो निषेचन क्रिया को संपन्न करता है। तो स्त्री केसर में जो जयांग होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, पुमंग के बारे में पता कर लिए हैं। जो पराग कोश है ये पुंकेसर का भाग होता है जिसमें पराग कण बनते हैं। और जब पराग कोश फटता है तो पराग कण निकलते हैं। और ये पुंकेसर है, ये पुमंग का ही भाग होता है। चलिए इतना हो गया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा होता है? स्त्री केसर का भाग अभी हम बात किए कि जो स्त्री केसर का वर्तिका भी होता है, वर्तिका भी होती है, अंडाशय होती है। ये तीनों भाग किसका है? स्त्री केसर का। हमारा सही आंसर क्या होगा? डी। सही आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। ये तीनों का है, ये तीनों स्त्री केसर का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई ए को कहते हैं। देखिए जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें जो नर जनन जो होता है उसका जो अंग होता है ना उसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर। वही जो मादा पूछता ना हो जाता है स्त्री केसर। तो हमारा सही आंसर होगा ए। और देखिए जो पुंकेसर है पुंकेसर का ही भाग होता है परागकोश। पुंकेसर का ही भाग है परागकोश, और उसमें जो बनता है वो बनता है परागकण। तो हमारा सही आंसर ए होगा पुंकेसर। पुंकेसर इज द राइट आंसर। पुंकेसर क्या होता है? ये पुष्पी पादप में नर जनन अंग की इकाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन तो दे दिया, इसी में दे दिया है, ऑप्शन दिया अगले में ना। दिया क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते इसके बाद जाएंगे। दिया है कि एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई कहते हैं ना। देखो यहाँ पर दिया है पुंकेसर नर जनन अंग, और यहाँ पर दिया मादा। तो जो नर होता है वो होता है पुंकेसर, जो मादा होती है उसको कहते हैं स्त्री केसर। तो हमारा ए इसमें भी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो पुष्पीय पौधा होता है जो इसमें एक लिंगी पुष्प होता है उसको क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन ए दिया है पेस्टिलेट दिया है, मोनोनियस दिया है,
या डायोसियस दिया है या अस्टामिनेट दिया है। तो हमारा सही आंसर होगा अस्टामिनेट। अस्टामिनेट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक लिंगी नर पोष। इसको कहेंगे एक लिंगी नर पोष। यानी सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन आया है कि पुंकेसर का जो फर्टाइल होता है वो भाग होता है। पुंकेसर का जो फर्टाइल भाग किसका होता है? पराग कोश का या पराग तंतु का या संयोजी तंतु का या ओल का। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि पुंकेसर में जो भी फर्टाइल होता है ये किसका होता है? ये होता है पराग कोश का, क्योंकि पराग कोश में ही बनते हैं पराग कण। और पराग कण का होता है ये पुंकेसर का जनन अंग होता है ना। चलिए नेक्स्ट आंसर का हो जाएगा ए पराग कोश। अगला दिया है पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? जो पुष्प अंग है ये किसका रूपांतरित भाग है? ऑप्शन दिया है पत्तियों का या शूट्स का या स्पोरिंगिया का या मूल का। तो हमारा पुष्प का जो पुष्प है ये क्या होता है? एक परो होता है। पुष्प का एक परो है और ये जो शूट्स जो होते हैं, शूट जो प्रो निकलता है उसी का यह क्या है? रूपांतरित भाग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शूट्स। ये क्या है? शूट्स मानेगा यहाँ पर प्रो क्या हो जाएगा? प्रो। अगला क्वेश्चन दिया है पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? देखिए पौधे का वह कौन सा भाग है जिसमें एक पीढ़ी के अंदर दूसरी पीढ़ी रहती है? ऑप्शन ए दिया है अंकुरित परागकण या बीज या अनिषेचित बीजांड या भ्रूण। तो 10th नंबर जो दिया है हमें क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक पौधे के अंदर एक दूसरी पीढ़ी का होती है समाहित होती है तो वो होता है भ्रूण। भ्रूण के अंदर क्या होती है? दूसरी पीढ़ी समाहित होती है। यदि भ्रूण किसी भी बीज का अच्छा न रहे तो क्या होगा? नई संतति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो हमारा सही आंसर हो सकता है भ्रूण। अगला दिया क्वेश्चन 11 नंबर कि क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो जो ये क्या है? शैवाल है या जीवाणु है या प्रोटोजोआ है या एकल कोशिका प्रोटीन है। जो देखिए क्लोरेला का नाम हमेशा लोग सुनते हैं क्योंकि वैज्ञानिक हमेशा इस पर अपना प्रयोग करते रहते हैं। तो इसमें दिया है ए क्लोरेला का है एक शैवाल है। ये क्या है? एक शैवाल है। इस जो क्या होता है बहुत ही पतला धागा जैसा होता है और इस पर वैज्ञानिक अपना प्रयोग भी करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया है। क्वेश्चन पूछा है क्लोरेला का है तो यह सवाल है ना। अगला क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होगा। चलिए इसको छोड़, चलिए इसमें दिया है अच्छा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा एक जंगली घास है? तो जंगली घास इसमें कौन सा है? तो जंगली घास इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये जलकुंभी। जलकुंभी का एक घास है ना, इस पर दिया नहीं है पता। अगला क्वेश्चन चले जाते हैं, धीम काम करते हैं बहुत। अगला दिया क्वेश्चन स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल या ओवरी। इनमें सभी हो जाएगा ना, क्योंकि जो स्टिग्मा होता है और जो स्टाइल स्टिग्मा होता है वर्तिकाग्र और स्टाइल माने वर्तिका और ओवरी माने होता है अंडाशय। ठीक है, तो ये तीनों भाग किसका भाग होता है? ये तीनों भाग का है स्त्री दल में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। डी इज द राइट आंसर। इन्हीं उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसका माध्यम से होता है? देखिए ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में जो प्रजनन होता है ये एक अलैंगिक जनन करता है और इसमें होता है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? कोई भी जनक होता है, ठीक है, और जनक क्या होता है? धीरे धीरे जो छोटा छोटा होता है एक मुकुल निकलता है और यही मुकुल आगे जाकर अपने जो जनक होता है उससे अलग हो जाते हैं और इसके द्वारा जब प्रजनन होता है और इसी को हम कहते हैं मुकुलन। तो जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट में किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन क्या है? मुकुलन एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। ठीक है, विखंडीकरण नहीं होगा, परागण नहीं होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन दे दिया है कि जब जयांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहते हैं? देखिए जब जयांग है ना, जयांग में जो स्त्री के सर है वो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बीजुक्तांडी होगा या युक्तांडी, युक्तांडपी होगा या एकतांडपी होगा या बहुदंड
बहुअंडपी होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा युक्तांडपी। क्या हो जाएगा? युक्तांडपी इज द राइट आंसर। यानी जो भी पुष्प के जो फूल होते हैं बीच में जो अंदर का भाग होता है वो होता है स्त्री केसर। और ये जो सभी जब आपस में जुड़े रहते हैं ना उसे कहते हैं युक्तांडपी। क्या कहेंगे? युक्तांडपी। अगला दिया है क्वेश्चन कि टेपेटल कोशिका दर्शाती है। टेपेटल कोशिका किसको दर्शाती है? ऑप्शन दिया है समसूत्री कोशिका विभाजन, बी दिया अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, या सी दिया है एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, या सबसे लास्ट डी दिया है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणित विभाजन। तो इसमें कौन सा होगा? 16 नंबर का हम लोग क्वेश्चन डी ही होगा। इसमें क्या दिया है? आंसर होगा एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणितता। जो टैपिलेट जो कोशिकाएं होती है इसमें क्या होता है? एंडोमाइटोसिस और बहुगुणितता का गुण पाया जाता है। तो आंसर क्या हो हमारा? डी। और ये लास्ट इस टॉपिक का है क्वेश्चन कि जो पिस्टिलेट शब्द है का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक लिंगी पुष्प के एक लिंगी पुष्प के लिए, एक लिंगी पुष्प के लिए, अच्छा द्विलिंगी पुष्प के लिए, या एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, या एक लिंगी नर पुष्प के लिए। और इसमें डी लुप्त हो गया, हल नहीं है। चलिए, तो इसमें सही आंसर हम लोग का हो जाएगा एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? पिस्टिलेट। एक लिंगी जो स्त्री लिंगी जो पुष्प होते हैं ना उसके लिए सब प्रयोग करेंगे हम लोग पिस्टिलेट। और पीछे हम लोग क्या थे कि जो एक लिंगी जो नर जन्म होता है वो किसके लिए आता है? हाँ, इसके लिए था अस्टिल, इसके लिए था डी अस्टामिनेट। इसके लिए था जो पुंकेसर होगा पुरुष के लिए क्या हो जाएगा? अस्टिमिनेट ना। और जो पिस्टिलेट है ये किसके लिए है? स्त्री के लिए। स्त्री जब अकेले जो पौधा होगा तो उसको करेंगे पिस्टिलेट, और जब पुरुष हो जाएगा तो उसको कहेंगे अस्टिमिलेट। चलिए, और ये हम लोग टॉपिक खत्म हो गया है। दूसरा टॉपिक होता है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन से पहले जो पुष्प में जो संरचनाएं बनती है और जो घटनाएं होती है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर एक पुष्प में निषेचन से पहले कौन सी घटनाएं होती है और उसमें कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, अभी हम लोग अपडेटिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव को भी हल करना की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप जो भी है इसको शेयर करिए और जो कमेंट है कमेंट भी बताते रहिए ताकि हम लोग का उत्साह थोड़ा बढ़ता रहे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। निषेचन पूर्व संरचनाएं, ये तो टॉपिक हो गया हमारा। ठीक है, और यह परागकण की बाह्य जो चोल होता है किसका बना होता है? जो परागकण का जो बाह्य चोल है ना ये किसका बना होता है? तो पहले आइए हम देख लेते हैं कि आखिर परागकण होता कैसा है। पहले परागकण का डिफिनेशन बताते हैं। परागकण का होता है जो परागकण है ना ये क्या है? तो परागकण किसी पुष्प के पुंकेसर का, किसी पुष्प के पुंकेसर का जो जनन भाग है, ये जनन कोशिका है, प्राथमिक जनन कोशिका है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका निर्माण होता है परागकोश में और इसका मुख्य कार्य है जो अंड कोशिका है उसको निषेचित कर और नए जो जीव फसल है उसको उत्पादित करना ना। यानी जो बीज है वैसे जो फूल है फूल से फल बनेगा, फल में बीज होगा, अंकुरण होगा और प्रजनन चलेगा। तो परागकण हम लोग समझ गए। अब देखते हैं परागकण का ये क्या है हम लोग का चित्र। देखिए, ये है परागकण। परागकण की ये कटा हुआ भाग है ना। तो ये क्या है? ये जो सबसे बीचों बीच में है ये जनन केंद्र है। ये क्या है? जनन केंद्र है। ये है बाह्य चोल। ये क्या है? सबसे बाहर जो दिया ना, बाहर जो नुकीला भाग जैसा दिया है ये क्या है? बाह्य चोल है। और इसका निर्माण बाह्य चोल का होता है किसे? वासा से होता है। आगे साथ क्वेश्चन में आएगा सब। और अगला है अंतःचोल। अंतःचोल का निर्माण होता है स्टार्च से। किसका? स्टार्च से। और ये क्या है? ये देखे, एक जो परागकण होता है ना उसमें दो केंद्रक होता है। एक परागकण में दो केंद्रक होता है।
पहला होता है जनन केंद्रक और दूसरा होता है कायिक केंद्रक। दूसरा क्या होता है? कायिक केंद्रक। और देखिए, और इसमें जो ये का है एक छिद्र है, इसको कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहेंगे इसको? जनन छिद्र। तो हम लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निषेचन पूर्व संरचनाएं, सॉरी, यहाँ पर है कि परागकण की बाह्य चोल किसका बना होता है? तो सेलुलोज का या फैक्टिन का, और दिया है स्पोरोपोलेनिन का या टैपिटम का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा हमारा स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? स्पोरोपोलेनिन का। ये क्या होता है? बाह्य जो अणु होता है, बना होता है। ये हमारा परागकण है, और यही परागकण कुछ लाभदायक होता है, कुछ हानिकारक होता है। देखिए, इसमें बहुत सा नुकीला जो भाग होता है, जो हमें क्या होता है? बहुत ही चुनचुनाहट, यानी जो बहुत ही खराब अनुभव होता है। यानी यही कारण है कि जब हम लोग किसी घास पे जब कोई बच्चा कोई लेट जा रहा है, हम लोगों को घास लगता है तो चुनचुनाता है। इसका कारण है कि जो परागकण होते हैं उसमें बहुत उसकी बाहरी जो अणु है ना, उसमें नुकीली संरचनाएं होती है। ठीक है, और इसलिए क्या होता है? ये घातक भी होता है। ये जो गर्मी के दिनों में जो हवा में उड़ने वाले जो भी परागकण होता है, वे अस्थमा या जो फेफड़ा संबंधित रोग भी पैदा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ लिया अभी कि एक परागकण की संरचना कैसी होती है, आंतरिक संरचना कैसी होती है, बाह्य संरचना कैसी होती है। ठीक है, और उसमें कौन से केंद्र पाए जाते हैं। प्रश्न दिया था कि जो बाह्य चोल है किसका बना होता है? ये हमारा आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन में किसका भाग होता है? स्पोरोपोलेनिन में होता है वासा का भाग होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है, फिर वही उससे रिलेटिव है कि परागकण के जो बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते थे। देखिए, अब ये नहीं कहें कि जो सुस्पष्ट जो द्वारक होता है जो परागकण का, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? जनन छिद्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जनन छिद्र। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जनन छिद्र इज द राइट आंसर। ये परागकण है, पीछे चर्चा कर चुके हैं, जो एक सुस्पष्ट जो छिद्र होता है उसको कहते हैं जनन छिद्र। ठीक है, और इसके बारे में पता कर लिया ना। बाह्य चोल जो बाहरी और होता है, अंतःचोल जो अंदर होता है, ये क्या होती है? ये जनन कोशिका होती है ना। जनन कोशिका का मतलब कि पुंकेसर में परागकण हो जाता है, और जो स्त्री कोशिका होती है उसमें होती है अंड कोशिका। ये दोनों का है, ये दोनों जनन कोशिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोग कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, एक परागकोश का होता है अपरिपक्व होता है, तब घने सुबद्ध सजातीय कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा परागकण है और ये का इसका समुच्चय है। ये का उसका समुच्चय है, और इसी को पूछ रहा है कि जब ये अपरिपक्व होता है और जब क्या होता है? सजातीय माने एक समान कोशिकाओं में क्या होता है? समूह के रूप में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया है बीजाणु जनन उत्तक, या लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु चतुष्क, या लघु बीजाणु जनन, या परागकण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर होगा ए, और इसमें क्या हो जाएगा? बीजाणु जनन उत्तक हो जाएंगे, क्योंकि जो कोशिका